Hello everyone. Today I am going to explain the topic basic measurement testing and measurement method. Till now I have explained you different types of performance parameter by which we can measure the performance of an engine like indicated power, brake power, friction power, mean effective pressure, specific fuel consumption, different types of efficiencies like mechanical efficiency, thermal efficiency, volumetric efficiency, different types of performance parameters which I have explained here till now, but by which you can measure the performance and you can compare different types of engines with others. Now I am going to explain the testing method or measurement method by which you can measure the performance of any engine with the help of different formulas or with the help of different uh, uh, measuring equipment. The first method is the measurement of brake power. As I am told you, the brake power is the power which is available at the crankshaft. The power which is after burning of the fuel, the power which is generated into the combustion chamber is known as indicated power, and after that few amounts of power is lost in the form of heat, in the form of friction, and in the form of other component. So at the end, the power which is available at the crankshaft is less than the power generated into the engine. So the power available at the crankshaft is known as brake power. The brake power measuring method is a rope brake dynamometer. It is a type of method in which you stop, you will slow down the motion of any drum uh, uh, the drum which is moving with certain velocity. So as the diagram show here, there is a spring balance which is as I am going to explain you. हाँ, ये आपका एक स्प्रिंग बैलेंस है जिस पर आप लोड अप्लाई करते हो, तो लोड आप स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू यू कैन मेजर इट इज इजली. एंड आफ्टर दैट अ रोप इज अप्लाइड and the rope is wounded around the drum, as you are seeing here, that the rope is wounded around the drum, and after that a load is applied on that rope is W. तो बेसिकली होता है क्या, देखिए अगर हम यहाँ बात आपसे करते हैं कि जो आपकी शाफ्ट आपकी है, सबसे पहले ड्रम आपको किसी एक शाफ्ट से अटैच है, जिस पर्टिकुलर शाफ्ट का हमें ब्रेक पावर मेज़र करनी थी. तो हमें जिस पर्टिकुलर शाफ्ट की ब्रेक पावर मेज़र करनी है, पता करना है कि शाफ्ट में कितनी पावर आपकी जनरेट आपकी हो रही है या कितनी पावर से पर्टिकुलर शाफ्ट आपकी रोटेट कर रही थी. तो उस शाफ्ट पर हम ड्रम को अटैच कर देते हैं. ड्रम को अटैच करने के बाद में उस ड्रम को रैप कर दिया हमने एक स्ट्रिंग के थ्रू या एक रोप के थ्रू. रोप के एक एंड पर हमने एक स्प्रिंग बैलेंस अटैच कर दिया. जस्ट हमने रोप के एक एंड पर हमने स्प्रिंग बैलेंस लगा दिया और दूसरे एंड पर हमने डब्ल्यू वेट अब एक अप्लाई कर दिया. ये एक कांस्टेंट वेट है जो हमने कि आर्बिट्रेरी कोई भी आप वेट ले सकते हो. स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग आएगी इसको 8 से डिनोट करेंगे. वेट डब्ल्यू के फॉर्म में आपको दे रखा गया है. जो रोप हमने यूज़ करी हुई है, इस रोप का डायमीटर टी है. देखिए आपने शो किया गया है, रोप का डायमीटर आपका टी है और ड्रम का डायमीटर आपका डी डी है. देखिए यहाँ पर शो किया गया है, डी डी आपका है ड्रम का डायमीटर. अब बेसिकली इस केस में जब आपका ड्रम रोटेट कर रहा होता है तो सराउंडेड पे आप उसका रैप लगा, आप स्ट्रिंग से रैप करते हो और रैप करने के बाद में जो ड्रम रोटेट कर रहा होता है उसको आप स्ट्रिंग से खींचते हो. उस केस में क्या होता है, जो ड्रम की रोटेशनल स्पीड होती है वो डाउन हो जाती है. और जितनी ड्रम की रोटेशन स्पीड डाउन हुई है, ये रोटेशन कितनी पावर लगाने पर रोटेशन स्पीड आपने डाउन करी हुई है, इसके हमसे पता कर सकते हो कि वहाँ पर कितनी ब्रेक पावर आपकी अप्लाई आपको कर रहे हैं या कितनी ब्रेक पावर से कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट रोटेट कर रहा था. जस्ट लाइक एक सिंपल एग्जांपल की आपसे बात करते हैं. मान लीजिए कोई एक रोटेटिंग कंपोनेंट है, कोई फैन रोटेट कर रहा है. आपको पता करना है वो फैन कितने पावर से रोटेट कर रहा है, फैन की ब्रेक पावर क्या है. तो उसका एक सिंपल सा मेथड है, उसको मेज़र करने के लिए आपने उस फैन के रोटेशन को आपने रोकने के लिए दूसरी पावर लगा दी. जो दूसरी पावर आपने लगाई है वो आपकी नोन पावर है, आपको पता है कितनी पावर है. तो जब आप वो पावर लगाते हो, जो दूसरी पावर आपने लगाई है उस फैन को रोकने के लिए, और जितने अमाउंट ऑफ पावर लगा के आप उसको रोकते हो, तो आप पता कर लेते हो कि इतनी पावर लगाने में हमने इसको स्टॉप कर लिया है. इसका मतलब इस पर्टिकुलर स्पीड से वो आपका फैन रोटेट कर रहा था. या उसकी स्पीड अगर हमारी मान लीजिए 1000 आरपीएम है, उसको रिड्यूस करके 500 आरपीएम पर लेके आते हैं, तो 1000 से 500 आरपीएम पर लाने के लिए कितनी पावर लगानी पड़ी है. मीन्स आपका जो व्हील आपका 1000 पर रोटेट कर रहा था, तो वो कितनी ब्रेक पावर से रोटेट कर रहा था, वो आप इस पर्टिकुलर मेथड से आप इजिली मेजर कर सकते हैं. तो यहाँ पर हमने क्या किया
जो आपका ड्रम था उसके ऊपर रोप को हमने रैप कर दिया। रैप करने के बाद में अब हमें मेज़र करना होता है डी इफेक्टिव, जो आपका इफेक्टिव डायमीटर इस पूरे सिस्टम का बन रहा है वो आपका क्या होगा। तो अगर इफेक्टिव डायमीटर की बात करते हैं तो डायमीटर ऑफ द ड्रम, और जो आपका जो रोप आपकी है, इस रोप के सेंटर से जो आपकी डिस्टेंस आपकी जा रही है, ये डिस्टेंस, इनका आपका सम जो होता है वो कहलाता है डी इफेक्टिव। तो इन अदर फॉर्म अगर हम डी इफेक्टिव की बात करते हैं तो डी इफेक्टिव बेसिकली आपका है क्या, देखिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है डी इफेक्टिव इक्वल टू डी डी प्लस टी, या इसको अदर फॉर्म में हम कहते हैं तो आपका डी इफेक्टिव इज इक्वल टू आपका हो जाएगा डी इफेक्टिव इज इक्वल टू डी डी प्लस टी बाय टू प्लस टी टू। मीन्स दोनों साइड में जो आपकी रोप की थिकनेस थी उसको आपने हाफ हाफ ले लिया, और जब दोनों को आपने सम किया तो वो पूरा आपका इफेक्टिव डायमीटर आपका आपको मिल जाता है। अब फाइनली हमें यहाँ मेजर करना था व्हाट इज द ब्रेक पावर ऑफ दिस सिस्टम, मीन्स कितनी ब्रेक पावर सिस्टम की है। तो हमने बेसिकली यहाँ अप्लाई किया कि इसको रोकने के लिए, इसको स्टॉप करने के लिए, या इसकी आपकी रोटेशन स्पीड को रिड्यूस करने के लिए कितनी पावर आपको यूज़ करनी पड़ेगी, उसकी हेल्प से हम मेजर कर लेते हैं कि यहाँ पर कितनी पावर आपको अप्लाई कर रहे थे, कितनी पावर से आपका ड्रम रोटेट कर रहा था। ब्रेक पावर इज इक्वल टू फॉर्मूला वी नो डेट, ब्रेक पावर इज इक्वल टू आपका होता है ब्रेक पावर इज इक्वल टू 2 पाई NT डिवाइडेड बाई 1000 किलोवाट। चूंकि हम किलोवाट टर्म में बात कर रहे थे इसलिए हमने 1000 डिवाइड कर दिया है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप जो हम n यूज़ कर रहे हैं वो n आपका हमेशा आपका होगा RPS में, ये आपका n आपका रेवोल्यूशन पर सेकेंड में होगा। फर्दर अब बात करते हैं टॉर्क, जो T जितने टॉर्क से आपका ड्रम रोटेट कर रहा था, तो टॉर्क बेसिकली आपका होगा W, ये कि W माइनस S। जो ओवरऑल आपका वेट आपका रिजल्टेंट आ रहा था तो W आपका नीचे तरफ का अप्लाई हो रहा है, इसकी वजह से S में कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आ रहा था, तो आपने लगाई किया W माइनस S, जो रिजल्टेंट आपका वेट अप्लाई हुआ या रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई हुआ W माइनस S, और जो टॉर्क क्या होगा लोड मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी ये है, तो ये आपकी कहलाएगी लोड मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो T इक्वल टू आपका हो जाएगा टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स आपका W माइनस S, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी हो जाएगी डी इफेक्टिव बाय 2। तो डी इफेक्टिव का हाफ आपका रेडियस हो जाएगी, डी इफेक्टिव रेडियस या आर इफेक्टिव आपका निकल आएगा। तो T इज इक्वल टू W माइनस एस डी इफेक्टिव बाई 2, और यहाँ से जब हम T की वैल्यू पुट करेंगे और वो T की वैल्यू हम ब्रेक पावर में अप्लाई कर देंगे तो हमें यहाँ से इजिली आप नोट कर सकते हो कि कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस या कोई पर्टिकुलर रोटेटिंग बॉडी कितने आपका ब्रेक पावर उसमें जनरेट हो रही थी, कितने ब्रेक पावर पर वो पर्टिकुलर कंपोनेंट वर्क कर रहा है या रोटेट कर रहा है। तो ये एक मेथड आपका है जिसके थ्रू आप ब्रेक पावर को मेजर कर सकते हो। फर्दर बात करते हैं अदर मेथड्स की। प्रोनी ब्रेक डायनोमीटर, अगेन ये भी आपका एक मेथड है जिसके थ्रू आप ब्रेक पावर को मेजर कर सकते हो। इसमें एक थोड़ा डिफरेंट अरेंजमेंट यूज़ किया गया है, उस अरेंजमेंट की देखिए पहले हम उसकी बात कर लेते हैं फिर हम एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारा डायग्राम है सिंपली प्रोनी ब्रेक डायनोमीटर का। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, आप वेट कर लीजिए। ये प्रोनी ब्रेक डायनोमीटर का हमारा डायग्राम है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एक वुडन ब्लॉक हमारा है, वो पर्टिकुलर वुडन ब्लॉक पर हमने एक एडजस्टेबल बैंड या स्ट्रिप को हमने रैप कर दिया। ये तो आप ऊपर साइड में आप यहाँ देख रहे हैं, एक एडजस्टेबल बैंड या स्ट्रिप को हमने यहाँ पर रैप कर दिया है, और उस रैप स्ट्रिप को हमने एक स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू अटैच कर दिया था। अब जब इस रैप स्ट्रिप को स्ट्रिंग से अटैच कर दिया है और जो आपका ड्रम आपका है, यहाँ पर भी जो वुडन ब्लॉक आपका है ये ड्रम के ऊपर आपने लगा रखा था। वाटर कलेक्शन बेसिकली इसमें दिखाया गया है, आप यूज़ कर रहे हो। वाटर कलेक्शन का बेसिकली पर्पस ये होता है, कोई रोटेटिंग बॉडी है, जब आप उसको आप रोकने की कोशिश करते हो, जब उसको आप फोर्स लगा के रोकने की कोशिश करते हो, तो उस केस में क्या होता है, अंदर हीट जनरेट होती है। तो इस हीट की वजह से आपके जो सिस्टम है, जो आपका बैंड है, उसमें कोई इफेक्ट ना आए, उसको रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पर आप कूलिंग अरेंजमेंट के पर्पज से आप वाटर कनेक्शन यूज़ करते हो। अब जैसे ही हम इसको ड्रम को रोटेशन पावर आपको देते हैं या ड्रम को शाफ्ट से अटैच करते हैं, ड्रम रोटेट करता है, जिसकी वजह से एडजस्टेबल बैंड आपका है ये रोटेट करता है, और इसकी वजह से आपका स्प्रिंग बैलेंस में रीडिंग आपको यहाँ शो हो जाती है। अब अगेन हमें यहाँ पर टॉर्क मेजर करना होगा, तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो आपकी लेंथ है, ये आपकी जो लेंथ आपकी यहाँ पर देखिए एल लेंथ आपको शो करी गई है, ये एल लेंथ, और यहाँ पर जो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग आपकी आ रही होगी, इससे आप मेजर कर सकते हो। चलिए अब हम अपने पुराने एक्सप्लेनेशन पर आते हैं। तो बेसिकली प्रोनी ब्रेक डायनोमीटर की अगर हम बात करें तो टोटल फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि जब आपके पास एक ड्रम था और ड्रम के ऊपर आपने एक स्ट्रैप को रैप कर रखा था, तो जब वहाँ पर रोटेशन हो रहा था, तो रोटेशन की वजह से बेसिकली वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शनल पावर जनरेट होती है। वो फ्रिक्शनल फोर्स आपका हो जाएगा T इज इक्वल टू एफ क्रॉस आर।
एफ आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स आपका है, सॉरी, अगर हम टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क की अगर हम बात करते हैं तो फ्रिक्शनल टॉर्क टी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ क्रॉस आर, जो फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट हो रहा था और उसकी जो रेडियस आपकी थी वो, तो टी इज इक्वल टू एफ क्रॉस आर। और दूसरी चीज हमको पता है जो रोटेशन आपका सब्सटेंस है वो आपका होगा जो टॉर्क आपका है वो होगा डब्ल्यू क्रॉस एल, डब्ल्यू जो आपका स्प्रिंग बैलेंस का लोड आपको दिखा रहा था और एल आपकी जो ओवरऑल आपकी लेंथ हमने जो शो करी थी वो आपकी रहेगी। तो उस केस में एफ आर इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एल, डब्ल्यू एल आपका शो हो जाएगा, एफ फ्रिक्शन फोर्स, आर रेडियस ऑफ द ड्रम, डब्ल्यू स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग एंड एल is the distance between the spring balance and the drum center. So we can get here from F is equal to WL by R. Brake power, we know that brake power is equal to 2 pi NT divided by 1000, or in other word we can say on putting the value of T is equal to, so we get brake power is equal to 2 pi N WL divided by 1000, just because of T is equal to FR है और T is equal to WL आपका है। तो यहाँ से आपके आ जाएगा ब्रेक पावर इज इक्वल टू 2 पाई एन डब्ल्यू एल डिवाइडेड बाई 1000, एंड डब्ल्यू एन एल कैन बी इजली मेजर्ड जस्ट बिकॉज ऑफ डब्ल्यू इज द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस which is visually you can acknowledge the reading of the spring balance, and L is the distance between spring balance and the drum center, which you can measure with the help of measuring tape or some other method. So this is the another method of measurement of brake power, and this both method of measuring brake power are the method in which you stop the motion of any substance, and by stopping the by measuring the how much power you have applied for stopping the substance, with the help of that you will measure easily the brake power of that substance. Yes, the next method of measurement of friction power. अभी तक हम आपसे बात कर रहे थे कि ब्रेक पावर कैसे मेजर करते हैं, तो ब्रेक पावर मेजरिंग मेथड बताया। अब हम बात करते हैं फ्रिक्शन मेजरमेंट ऑफ फ्रिक्शन पावर। फ्रिक्शन पावर मेजरमेंट के भी आपके सर्टेन मेथड्स हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विलियम्स लाइन मेथड। दिस इज यू कैन से जस्ट लाइक relational method form. This is not a experimental method, this is a relational method by which you can approximately say, yeah, you can say near about data you can get the what is the amount of friction or what is the amount of losses occur in your engine or in your substance. So as you are seeing here in the graph, just a minute. जैसे आप ग्राफ में देख रहे हैं, यहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर टॉर्क एंड प्रेशर को शो कर रखा है, और अगर हम वर्टिकल एक्सिस की बात करते हैं तो यहाँ पर एमएफ आपका है अमाउंट ऑफ फ्यूल या मास ऑफ फ्यूल यूज्ड है। ठीक है। अब देखिए नॉर्मल केस में क्या होता है, जब भी कोई आपके पास इंजन है या कोई आपके पास एक मशीनरी है, उस मशीनरी को मान लीजिए कि सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्यूल से आप रन कराते हो, चाहे आइदर द फ्यूल आपको किसी फॉर्म में भी हो सकता है, आपका सॉलिड लिक्विड गैसेस किसी फॉर्म में हो सकता है। अब जब कभी उस इंजन को हमें रन कराना होता है, इंजन को स्टार्ट करना होता है, तो जैसे आप एक जीरो अमाउंट ऑफ फ्यूल होगा, ऑब्वियसली बात इंजन स्टार्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए जीरो कंडीशन पर हमने दिखा रहे हैं कि इंजन की जनरेटेड पावर आपकी है या टॉर्क आपका है जीरो है। अब जीरो से जैसे ही आपने सर्टेन अमाउंट ऑफ ज़्यादा आपने फ्यूल दिया, इंजन अभी स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि उसको एक सर्टेन लेवल ऑफ फ्यूल चाहिए होता है। उससे कम फ्यूल अगर मिलेगा तो जस्ट लाइक वहाँ पर आपकी स्पार्किंग आपकी हो जाएगी, स्पार्क प्लग स्पार्किंग कर देगा, एक स्लाइट अमाउंट ऑफ फ्यूल आपका बर्न हो जाएगा, लेकिन इतनी पावर जनरेट नहीं करेगा कि इंजन ऑपरेट कर सके। तो आपने फर्दर क्या किया, फ्यूल की क्वांटिटी थोड़ी सी आपने और बढ़ाई, अभी आपको आउटपुट नहीं मिला, और आपने फ्यूल की क्वांटिटी बढ़ाई, अभी आउटपुट नहीं मिला, और आपने फ्यूल की क्वांटिटी बढ़ाई, अब कहीं जाके आउटपुट मिला। तो जैसे जैसे आप जीरो से धीरे धीरे मास ऑफ फ्यूल आप बढ़ाते जाते हो, आप लोअर साइड से अपवर्ड की तरफ आप ट्रेवल करते जाते हो, वैसे वैसे आप देखते आते हो कि इंजन अभी सर्टेन लेवल तक आपको कोई पावर या कोई टॉर्क आपको प्रोवाइड नहीं करता है। लेकिन जैसे ही आप इस अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, जैसे ही आप पॉइंट सी पर पहुंचते हो, तो पॉइंट सी पर पहुंचते ही तुरंत आपका इंजन स्टार्ट होता है, वो सर्टेन अमाउंट ऑफ टॉर्क या पावर देना आपको शुरू करता है। अब आप फर्दर फ्यूल की क्वांटिटी बढ़ाते जाते हो, तो जैसे जैसे फ्यूल क्वांटिटी बढ़ाते जाते हो, इंजन का टॉर्क एंड पावर आपका इंक्रीज करता जाता है, और वो आपको देखिए इस ग्राफ के फॉर्म में आपको शो किया गया है। एक सर्टेन लिमिट तक अगर आप देखें तो एक सर्टेन लिमिट तक यहाँ पर जो आपका ग्राफ का कर्व आपको मिलता है, वो कर्व आपको एक लीनियर कर्व के फॉर्म में आपको शो होता है।
एंड आफ्टर दैट ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो जाता है। तो इनिशियल लेवल पर हम बात करते हैं, पहले हमारा जब फ्यूल हम सप्लाई करना स्टार्ट कर रहे होते हैं तो इंजन में कोई टॉर्क या पावर नहीं मिलती है, लेकिन जैसे जैसे आप फ्यूल की क्वांटिटी बढ़ाते जाते हो इंजन का टॉर्क या पावर एक लीनियर वे में बढ़ता है, आपकी फ्यूल की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, टॉर्क या पावर उसी रेशियो में आपका बढ़ता जाएगा। तो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है। अगर हम इस जस्ट ग्राफ को जस्ट इन रिवर्स फॉर्म में चले जाएं, जस्ट हम नेगेटिव डायरेक्शन में चले जाएं, सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाते हैं, तो वहां पर आते हैं, अगर हम इसको एक रिवर्स फॉर्म में हम इसको बैकवर्ड एक लाइन ड्रॉ कर लें, तो देखिए यहाँ पर आपको शो, यहाँ ये लाइन क्या शो करती है कि जैसे आपके साथ फ्यूल आपका जीरो था उस समय पावर आपकी जीरो थी, या पावर कह सकते हैं नेगेटिव थी। अब फर्दर आपने फ्यूल आपने और बढ़ाया, अभी भी पावर आपकी एक पॉजिटिव वे में पावर अभी आपकी नहीं आई, अभी नेगेटिव पावर है, मीन्स इंजन वर्क नहीं कर रहा है। जैसे से आप यहाँ फ्यूल की पावर आप फ्यूल बढ़ाते आ रहे थे, जो पावर नेगेटिव थी, नेगेटिव मीन्स कोई पावर जनरेट नहीं हो रही, नेगेटिव मीन्स आपको पावर कोई आपसे एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, नेगेटिव मीन्स पावर जनरेट नहीं हो रही। तो जितने अमाउंट आप जब यहाँ पर आप फ्यूल जनरेट करते, फ्यूल आप बर्न करते जा रहे थे और आपका पावर आपकी नहीं मिल रही थी, तो वो हमने नेगेटिव फॉर्म में एक कर्व के फॉर्म में हमने ड्रॉ कर दिया, और यही बेसिकली डिफाइन करता है कि कितना आपके इंजन में फ्रिक्शनल पावर है या कितना फ्रिक्शनल टॉर्क है। बेसिकली फ्रिक्शनल पावर या फ्रिक्शनल टॉर्क से इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, हमने मान लीजिए किसी इंजन में सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्यूल लिया और उसको बर्न किया, बर्न करने पर फ्यूल आपका बर्न हुआ, और बर्न होने पर उसने कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी भी जनरेट करी, लेकिन वो एनर्जी इतनी नहीं थी कि पिस्टन को नीचे की तरफ ट्रेवल करा सके। इसका मतलब वो जो सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्यूल आपका बर्न हुआ है, वो जो फ्रिक्शन पावर थी या इंजन फ्रिक्शन था उसको ओवरकम नहीं कर पाया, और वो वहाँ पर आपका वेस्ट हो गया। फर्दर आपने थोड़ा अमाउंट ऑफ फ्यूल आपने और बढ़ाया, अब आपने चार्ज को बर्न कराया, अभी भी आपने देखा कि जैसे आपने फ्यूल को बर्न कराया है स्लाइटली पावर ज़्यादा हुई है, लेकिन इतनी पावर ज़्यादा नहीं है कि पिस्टन को अभी भी नीचे की तरफ मूव करा पाए। तो जैसे जैसे आप जीरो से सर्टेन अमाउंट तक फ्यूल आप बढ़ाते हो, जब तक आपको पावर नहीं मिलती है, मीन्स वो डेट अमाउंट ऑफ पावर इज वेस्टेड ओवरकम द फ्रिक्शन, आपकी उतनी पूरी पावर फ्रिक्शन को ओवरकम में आपकी बेकार हो रही है, तो वो आपका वो आपका लॉस कहलाता है फ्रिक्शन लॉसेस। और उसको रिलेट करने के लिए विलियम्स ने एक सीधा मेथड, एक बहुत इजी मेथड आपको दिया कि जो कर्व आपका स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आगे जा रहा है वही कर्व आपका स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में पीछे भी जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में पीछे वो आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस को जितना टच करेगा वो पर्टिकुलर डिस्टेंस आपसे कहला दे कि आपका उतना फ्रिक्शन टॉर्क है या उतना फ्रिक्शन पावर है। तो ये एक सिंपल एनालिटिकल मेथड है जिसके थ्रू आप एक इजिली मेजर कर सकते हो किसी भी इंजन में कितना फ्रिक्शनल पावर या कितना फ्रिक्शन टॉर्क जनरेट हो रहा है। फर्दर बात करते हैं अनदर मेथड की। फॉर दिस इज आल्सो एन डिफरेंट मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ फ्रिक्शन पावर, and by with the help of this method you can also measure the brake power of an engine. As the things are mentioned here, the Morse test method, this is also a very important method also. This is a simple and unique method of determining the brake power of a multi-cylinder engine. With the help of this test you can analyze the brake power of a engine which has मल्टी सिलेंडर। मीन्स अगर किसी इंजन में एक दो या दो से ज़्यादा सिलेंडर्स आपके होते हैं, उस सिलेंडर में अगर आपको पता करना है कितनी ब्रेक पावर जनरेट हो रही है, कितने फ्रिक्शनल लॉसेस आपके हो रहे हैं, तो हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मोर्स टेस्ट। अब एक सिंपल फॉर्म में समझिए, एक हमारे पास इंजन था, जस्ट लाइक हम एक बात कर लेते हैं एक 4 व्हीलर की। 4 व्हीलर हमने कोई लिया, उसमें आपके 4 सिलेंडर इंजन बेसिकली जनरली आपके होते हैं, बाकी उससे ज़्यादा भी होते हैं। नॉर्मल केस में किसी एक हम छोटी कार की बात कर लेते हैं तो 4 सिलेंडर होते हैं। एक हमने एक व्हीकल लिया जिसमें आपके 4 सिलेंडर इंजन आपके माउंटेड थे, 4 आपके अलग अलग सिलेंडर्स थे। चारों सिलेंडर्स हर एक सिलेंडर में वन आफ्टर अनदर आपके अलग अलग स्पार्क प्लग लगे होते हैं। एक पहले सिलेंडर में स्पार्क प्लग आपने स्पार्क किया, चार्ज बंद हुआ, पिस्टन मूव किया, फिर सेकंड में बंद हुआ, वो मूव किया, थर्ड में आया, वो मूव किया, फोर्थ में आया, वो मूव किया। इस तरीके से वन आफ्टर अनदर सारे पिस्टन्स में आपका कंबशन होता जाता है, और पिस्टन में चार्ज बंद होने के बाद में पिस्टन आपके मूव करते हैं। ये जितने भी पिस्टन आपके होते हैं जिनके एंड में कनेक्टिंग रॉड लगी होती है, एंड आफ्टर दैट आपकी एक क्रैंक शाफ्ट होती है जो कि एक कंबाइंड क्रैंक शाफ्ट होती है चारों इंजन के लिए। मीन्स जिस समय ये पर्टिकुलर इंजन
आपका कंबशन का नीचे आ रहा होता है, ये भी शाफ्ट को रोटेट करेगा। सेकंड सिलेंडर जब इसका कंबशन होगा तो ये भी रोटेट करेगा। एक यूनिफॉर्म शाफ्ट होती है जो चारों सिलेंडर्स के कनेक्टिंग रॉड से अटैच होती है, और जैसे जैसे कनेक्टिंग रॉड आपकी अप एंड डाउन मोशन करेगी उस हिसाब से क्रैंक शाफ्ट आपकी रोटेट करती जाएगी। वो आपके चारों सिलेंडर्स के लिए यूनिफॉर्म वे में आपकी रोटेट करती है। हमने सेम एग्जाम्पल की यहाँ पर हमने भी यहाँ पर लिया है। एक हमने इंजन लिया जिसमें आपके 4 सिलेंडर्स हैं। तो उन चारों सिलेंडर्स की अगर हम बात करेंगे, द इंडिकेटेड पावर विच इज जनरेटेड इन द होल इंजन इज द इंडिकेटेड पावर इज जनरेटेड इन द सिलेंडर नंबर 1, द इंडिकेटेड पावर जनरेटेड इन सिलेंडर नंबर 2, इन सिलेंडर नंबर 3 एंड इन सिलेंडर नंबर 4. So the overall indicated power generated in the engine is the indicated power generated in all the 4 cylinders. Similarly, the brake power, the overall brake power available at the crankshaft is the brake power which is generated by the engine number 1, engine number 2, engine number 3 and engine number 4, which is shown here. B is equal to B1 plus B2 plus B3 and B4. And if we are talking about the friction losses, the friction power losses, then friction power losses are also occurs in all these cylinders, cylinder number 1, 2, 3 and 4. Then overall the friction losses in the engine is F is equal to F1, F2, F3 and F4. Finally the brake power available at the crankshaft. फाइनली ब्रेक पावर जो आपके क्रैंक शाफ्ट पर अवेलेबल होगी जिससे आपका क्रैंक शाफ्ट रोटेट करेगा वो B इज इक्वल टू आपका B1 प्लस B2 प्लस B3 एंड B4 हो सकती है, आप कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो जस्ट बिकॉज ऑफ वी नो डेट B इज इक्वल टू या ब्रेक पावर इज इक्वल टू इंडिकेटेड पावर माइनस फ्रिक्शन पावर. सो B इज इक्वल टू I माइनस F, वेयर I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 एंड F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4. अब मान लीजिए हम बात करते हैं, हमें पता करना है कि हमारे इंजन जो हमारा था एक पर्टिकुलर इंजन जिसकी हम अपनी इंजन बात कर रहे हैं जिसके लिए मोस्ट टेस्ट हमें करना था, उस इंजन में हम देखते हैं कि इंजन में जितनी पावर मिलनी चाहिए थी क्रैंकशाफ्ट को उतनी पावर नहीं मिल रही है, या एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फ्यूल बर्न करने पर एक हमें जितनी पावर हमें मिलनी चाहिए थी आपके व्हील्स को, या इतनी स्पीड से व्हीकल को रन करना चाहिए था वो रन नहीं कर रहा है. हमें यहाँ पर ये पर्टिकुलर डायग्नोज करना है विद द हेल्प ऑफ मोस्ट टेस्ट. देन व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस इंजन. तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इंजन में आपके 4 सिलेंडर हैं तो 4 में से किसी एक में प्रॉब्लम हो सकती है, 2 में हो सकती है, सब में हो सकती है. तो हमें ये पता करना है कि प्रॉब्लम ये किस में आकर हो रही है, किस सिलेंडर में आपकी प्रॉब्लम है. ओवरऑल क्रैंकशाफ्ट की पावर तो हमें पता चल रही है कि हम क्रैंकशाफ्ट अगर हमारी मान लीजिए पहले हमारी 10,000 आरपीएम पर रोटेट करनी चाहिए कर रही थी, अब वो हमारी 8,000 पर कर रही है. लेकिन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस द लॉस ऑफ 2000 आरपीएम. ये रीजन पता करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है मोस्ट टेस्ट की. अब हमने किया क्या, जो सिलेंडर नंबर 1 है उसमें हमने फ्यूल सप्लाई ऑफ कर दी. जब सिलेंडर नंबर 1 में फ्यूल सप्लाई ऑफ कर दी तो ऑब्वियस बात है जब वहां पर फ्यूल आपका बर्न नहीं होगा तो कोई इंडिकेटेड पावर जनरेट आपकी नहीं होगी. लेकिन सिलेंडर नंबर 2 में आपका बर्न हो रहा है, 3 में बर्न हो रहा है, 4 में बर्न हो रहा है, इसका मतलब आपका जो क्रैंक शाफ्ट है वो तो रोटेट कर रही है, लेकिन सिलेंडर नंबर 1 का कंट्रीब्यूशन उस शाफ्ट को नहीं मिल रहा था. तो ऑब्वियस सी बात अल्टीमेटली शाफ्ट का रोटेशन भी आपका कम हो जाएगा. देखिए हम कैसे बात करते हैं. नाउ व्हेन द सिलेंडर नंबर 1 इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम प्रोड्यूसिंग द इंडिकेटेड पावर I1, देन द B1 इज इक्वल टू, देन द ब्रेक पावर 1 इज इक्वल टू B1 हमने सिंपली एक डिनोट कर दिया जिससे I1 आपका 0 होगा. उस समय हमने जो ब्रेक पावर मिल रही उसको नाम दिया हमने B1. तो B1 इज इक्वल टू क्या आपका हो जाएगा 0 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 माइनस F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4. अब यहाँ पे एक चीज देखिए ध्यान दीजिएगा आप, हमने इंजन नंबर 1 में सिलेंडर नंबर 1 में हमने इंडिकेटेड पावर को ऑफ किया है, फ्यूल सप्लाई को ऑफ किया है, तो पावर तो नहीं मिलेगी. लेकिन चूंकि क्रैंकशाफ्ट तो रोटेट कर रही है, वो एक यूनिफॉर्म वे में सारे सिलेंडर से जुड़ी हुई हैं, तो जब क्रैंकशाफ्ट रोटेट करेगी तो इसका पिस्टन अप एंड डाउन मूव करेगा, लेकिन वो इसके फ्यूल की बर्निंग की वजह से नहीं होगा, रिमेनिंग फ्यूल की बर्निंग की वजह से ये पिस्टन मूव करेगा. अब चूंकि पिस्टन मूव कर रहा है तो यहाँ पर फ्रिक्शन लॉसेस आपके ऑब्वियस सी बात होंगे. तो F1 तो यहाँ पर आपका आकर होगा, लेकिन I1 आपका नहीं होगा. सो अल्टीमेटली B1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I4 माइनस F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4. Similarly, when we switch off, when we off the fuel supply in the cylinder number 2, then B2 is equal to I1 plus 0 plus I3 plus I4 minus again F1 plus F2 plus F3 plus F4. Yes, F2 again here, just because of F2 is also connected to the cylinder number 2 connecting rod is also connected to the crankshaft.
then the motion of the piston also occurs into the cylinder number 2, or F2 will be generated, the friction losses will occur into the cylinder number 2. In the same case, when the fuel supply will be off in cylinder number 3, then P3 is equal to I1 plus I2 plus 0 plus I4 minus F1 plus F2 plus F3 plus F4, and P4 is equal to, when the supply of fuel will be is off in cylinder number 4, then B4 is equal to I1 plus I2 plus I3 minus F1 plus F2 plus F3 plus F4. So these are the different brake power, different B1, B2, B3 and B4 values when the fuel supply is off in cylinder number 1, 2, 3 and 4 respectively. Now B minus B1, brake power 1 minus brake power 2, brake power when all the cylinders fuel supply is on, and B1 is equal to when the cylinder number 1 fuel supply is off, then B minus B1 is equal to I1 plus I2 plus I3 plus I4 minus F1 plus F2 plus F3 plus F4. ये पूरा टर्मिनोलॉजी आपकी हो जाएगी B के लिए। और B1 की बात करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ B1 में आपने I1 की फ्यूल सप्लाई आपने ऑफ कर रखी थी, I1 आपका 0 था, तो B1 इज इक्वल टू के केस में आपका हो जाएगा माइनस I2 प्लस I3 प्लस I4 माइनस F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। यहाँ से ये टर्म इस टर्म से आपका कैंसिल हो जाएगा, I2 प्लस I3 प्लस I4 ये टर्म आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। फाइनल रिलेशन आपकी आ जाएगी I1 इज इक्वल टू B1 माइनस B2। सिमिलरली फॉर अदर सिलेंडर्स, I2 is equal to B2 minus B2, B minus B2, I3 is equal to B minus B3 and I4 is equal to B minus B4। अब ये चारों सिलेंडर्स के लिए आपकी अलग अलग इंडिकेटेड पावर या अलग अलग आपकी इंडिकेटेड पावर यहाँ से आपको मिल जाती हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें किस सिलेंडर के लिए अ सिलेंडर हैविंग लीस्ट वैल्यू ऑफ इंडिकेटेड पावर इज इन वर्स्ट कंडीशन एमंग ऑल सिलेंडर। अब इनमें से जिस सिलेंडर के लिए इंडिकेटेड पावर सबसे कम होगी, इसका मतलब आपका वहां पर वो सिलेंडर सबसे वर्स्ट कंडीशन में है। अब हम उस सिलेंडर को सिर्फ और सिर्फ ओपन करेंगे, वहां पर एनालाइज करेंगे कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पर आपकी पावर आपको कम मिल रही थी। आइदर सिलेंडर आपके जो पिस्टन रिंग्स हैं वो डैमेज हो सकती हैं, कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन, बहुत सारे कंपोनेंट, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आपके सिलेंडर्स में आपके इंजन में यूज़ होते हैं, सिलेंडर में यूज़ होते हैं। अब हम उस पर्टिकुलर एक सिलेंडर को डायग्नोज करेंगे, ना कि पूरे इंजन को। तो अगर ये बेसिकली मोर स्ट्रेस की बात करते हैं तो आपके उन इंजन में यूज़ किया जाता है जहां पर मल्टी सिलेंडर्स इंजन होते हैं, और हमें पता करना है कि इंजन की जो एट द स्टार्ट ऑफ द जो पावर आपको मिल रही थी वो अब नहीं मिल रही है। तो बेसिकली व्हाट इज द रीजन बियॉन्ड दैट एंड विच इज द सिलेंडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिक्रीज इन पावर। तो हम एक साथ पूरे सिलेंडर पूरे सिस्टम को ओपन ना करके अलग अलग सिलेंडर्स को ओपन करेंगे। जिस सिलेंडर में हमें पावर लॉस ज़्यादा दिख रहा होगा या जिस सिलेंडर में हम I1 की वैल्यू कम होगी, हम उस सिलेंडर को सिर्फ ओपन करेंगे, सिर्फ उसी को हम वर्कआउट करेंगे, एंड आफ्टर दैट इंजन को असेंबल करके हम मैक्सिमम पावर को गेन कर सकते हैं। सो दिस इज द मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ ब्रेक पावर, और यू कैन से द फ्रिक्शन पावर, किसमें इस इंजन में सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन लॉसेस आपके हो रहे हैं वो आप मेजर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस मोर्स टेस्ट। सो टिल नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड द मेजरमेंट ऑफ ब्रेक पावर एंड मेजरमेंट ऑफ फ्रिक्शन पावर। Now the next topic is so the next testing method is fuel consumption test. Basically the fuel consumption test is another type of measurement method of how much amount of fuel is consumed in an engine, and this can be measured with the help of the arrangement which is shown here, like this, in which if you see here in this arrangement, fuel tank from there is a float chamber and there is a float, and which is have a valve system and just like as a needle valve, from where the fuel supplied by the pipe, and which is arrayed as the end of the cock to engine, या from which the fuel is supplied to the engine। अब यहाँ पर बेसिकली जो फ्यूल टैंक से देखिए आपका ग्राफ आपका फिगर में शो हो रहा है, फ्यूल टैंक सबसे पहले आपका फ्यूल आपका सप्लाई होता है, फ्यूल सप्लाई होने के बाद में वो आपका फ्लोट में आता है। अब एक बेसिकली एक आपका एक ऑक्सिलरी चैम्बर में आता है, उस ऑक्सिलरी चैम्बर में एक फ्लोट अरेंजमेंट आपका होता है। फ्लोट अरेंजमेंट भी नाम से ही क्लियर है, जो आपका फ्लोट करेगा, और फ्लोट के ऊपर आपका निडल वाल्व लगा होता है। अब जैसे यहाँ पर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्यूल आपका सप्लाई होता है, जब इसमें आपने फ्यूल को अपने इंजन में सप्लाई किया या अपने सिलेंडर में सप्लाई किया,
फ्यूल का लेवल वहाँ कम होगा, और जैसे फ्यूल का लेवल कम होगा ये फ्लोट आपका नीचे की तरफ आपका आ जाएगा। जैसे ये फ्लोट आपका नीचे आएगा तो आपका ये निडल वॉल ओपन हो जाएगा और यहाँ पर फ्यूल आपका फ्यूल टैंक से फ्यूल सप्लाई होगा। जैसे फ्यूल सप्लाई होगा फ्लोट फिर से फ्लोट करता हुआ ऊपर आ जाएगा और इस ये निडल वॉल सप्लाई को बंद कर देगा और अगेन आपके सप्लाई क्लोज ब्लॉक हो जाएगी। ये निडल वॉल जो आपका अरेंजमेंट है ये आपकी फ्यूल सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए होता है, कितने अमाउंट ऑफ फ्यूल हमें ऑक्सिलरी चैम्बर में चाहिए और कितने अमाउंट ऑफ फ्यूल हमें ब्लॉक स्टॉप करना है, वो ये अरेंजमेंट आपका करता है फ्लोट। फर्दर बात करते हैं कॉक टू इंजन अरेंजमेंट की। तो ये फ्यूल सप्लाई करता है इंजन में, ये बेसिकली आपके कॉक या आप एक नैप कह सकते हो, और आपके एक साइड पे ग्रेजुएटेड स्केल आपकी होती है जो फ्यूल सप्लाई को मेजर करती है, कितने अमाउंट ऑफ फ्यूल सप्लाई आपने किया हुआ है किस पर्टिकुलर टाइम में। जैसे मान लीजिए यहाँ पर नॉक टू इंजन से आपका एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्यूल आपका चला गया, तो जैसे ये फ्यूल आपका जाएगा कुछ ना कुछ लेवल ऑफ फ्यूल यहाँ पर लेवल डाउन हो जाएगा। कितना लेवल डाउन हो रहा है ये हम ग्रेजुएटेड स्केल से मेजर कर लेंगे, और ग्रेजुएटेड स्केल से हम इजली मेजर करके बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर साइकिल में या इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में कितने अमाउंट ऑफ फ्यूल आपने सप्लाई कर रखा है। तो अगर हम बात करें कि फ्यूल कंजप्शन टेस्ट मेजर करने के सिंपल मेथड की, देन द मेथड ऑफ फ्यूल मेजरिंग टेस्ट या द सिंपल फॉर्मूला ऑफ मेजरमेंट इज Q इज इक्वल टू CD अंडर रूट 2GH। द Q इज इक्वल टू डिस्चार्ज पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम कोई भी हम कितना भी पर्टिकुलर समय ले सकते हैं, 1 सेकंड 1 मिनट, जिस समय की बात कर रहे हूँ उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कितना आपने डिस्चार्ज किया हुआ, कितना फ्यूल आपका गया हुआ है, और वो आपका होता है इज इक्वल टू CD। अगर CD की बात करें तो CD आपका कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है, डिपेंड ऑन द फ्यूल, या आपका लिक्विड किस टाइप का लिक्विड आप यूज़ करते हो उसके लिए डिस्चार्ज कोफिशिएंट आपका अलग रहेगा। अंडर रूट 2GH, G ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, और H की बात करते हैं तो H यहाँ पर आपका है स्टैटिक हेड, जो आपकी ये ग्रेजुएटेड स्केल जो आपकी डिस्टेंस मेजर करती है ये डिनोट की जाती है आपके H से। तो अगर हम बात करते हैं फ्यूल कंजप्शन टेस्ट की या मेजरमेंट ऑफ फ्यूल सप्लाई टू द इंजन इन पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, देन यू कैन मेजर इट विद द हेल्प ऑफ फ्यूल कंजप्शन टेस्ट मेथड, in which the formula which is used is Q is equal to CD under root 2GH, and the simple measuring method or the simple equipment which is used in here is shown in figure. In this the float is a arrangement which is used for the supply and stopping the fuel into the auxiliary chamber, and the graduated scale is used for measuring the how much amount of fuel is supplied into that particular period of time. For the next, the measurement of heat carried away by cooling water. This is also another method of measurement of the heat loss. So by this method we can measure the how much amount of heat is removed or carried away by the combustion chamber. जैसे कि हम आपको बता चुके हैं जब कभी हम किसी कंबस्शन चैम्बर में फ्यूल को बर्न करते हैं तो फ्यूल बर्न करने के बाद वहाँ पर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है। उस हीट का एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ही हम यूज़ कर पाते हैं, अमाउंट ऑफ हीट हम यूज़ कर पाते हैं इंजन को पावर प्रोवाइड करने में, या जिससे हम पिस्टन को पुश करके हम पावर पिस्टन को प्रोवाइड करते हैं। रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हीट जो होती है वो कंबस्शन चैम्बर वॉल्स को हीट करने में आपकी वेस्ट हो जाती है। तो जो अमाउंट ऑफ हीट इंजन को ये वॉल्स को हीट करने में वेस्ट हो जाती है उसको हमको ड्रॉप डाउन करना होता है या उस हीट को हमें एक्सट्रैक्ट करना होता है। जस्ट बिकॉज ऑफ डैट अगर हम उस हीट को इंजन में से एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे और सिलेंडर वॉल्स को हम हीटअप मेंटेन रखेंगे तो नेक्स्ट स्टेप ऑफ प्रोसेस में जब आपका फ्यूल आएगा तो वो ऑटोमेटिकली बर्न हो जाएगा, जिसकी वजह से नॉकिंग चांसेस आपके होते हैं। प्लस this due to this excessive heat the engine will be damaged, there will buckling occurs into the engine, and there are the different types of sealing and different types of oil lubrication system, these are also affected. सो अगर हम ये हीट को एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं, इस हीट को रिमूव नहीं करेंगे तो हमारे वो इंजन को डैमेज करेगा, कंबशन प्रोसेस को डैमेज करेगा, अल्टीमेटली जो ओवरऑल एफिशिएंसी है, जो इंजन परफॉर्मेंस है, वो सब हमारी इफेक्टेड होगी। तो उसको इन्हेंस करने के लिए हमें एक मेथड यूज़ करना पड़ता है जिसके थ्रू जो इंजन की हीट है उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकें या उसको हम रिमूव कर सकें। तो ये एक सिंपल अरेंजमेंट यूज़ किया गया है जिसके ये एक आपका वाटर कूलिंग मेथड है। इस वाटर कूलिंग मेथड के थ्रू जो हम इंजन की हीट होती है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक अरेंजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो एक अरेंजमेंट आपको शो किया गया है। एक साइड से आपका एग्जॉस्ट गैस इनलेट आपकी हो रही है, जो आपकी एग्जॉस्ट गैस आपकी सप्लाई आपकी हो रही थी वो आपकी जा रही है, और दूसरी तरह से आपकी जो एग्जॉस्ट गैस है वो आपकी एटमॉस्फेयर में जा रही थी। एक साइड से यहाँ पर आपका वाटर सप्लाई आपका हो रहा है
और यहाँ से आपका वाटर आपका निकल रहा था। ये आपका क्रॉस फ्लो मेथड है, मीन्स एक साइड से आपका जो आपका फ्यूल आपका बर्न गैसेस सप्लाई हो रही हैं और जस्ट उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन से यहाँ पर आपका वाटर सप्लाई हो रहा है। तो जब ये फ्लू गैसेस इन वाटर के कांटेक्ट में आती हैं तो यहाँ से आपका फ्लू गैसेस का टेम्परेचर कम हो जाता है और फाइनली जो आपके फ्लू गैसेस आपके बाहर निकलती हैं वो लेस टेम्परेचर पर निकलती हैं इन कंपेरिजन टू प्रीवियस वन। जबकि वाटर की बात करते हैं हम, तो वाटर जो यहाँ से कूल्ड वाटर आपको सप्लाई हो रहा था, जब इन बर्न गैसेस के कांटेक्ट में आता है तो यहाँ से हीट एक्सट्रैक्ट करता है और हीट एक्सट्रैक्ट करने के बाद में यहाँ से आपका आउटसाइड वे में TW2 साइड से एक हीटेड वाटर के फॉर्म निकलता है और फाइनली एग्जॉस्ट गैसेस का टेम्परेचर कम कर देता है। जब इन एग्जॉस्ट गैसेस के टेम्परेचर आपका रिड्यूस होता है तो फाइनली जो आपके आउटसाइड आपका जो साइलेंसर एरिया है, जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, इनको उतना हीट नहीं करता है जितना प्रीवियस केस में करता था, जिसकी वजह से इनका टेम्परेचर मेंटेन रहता है और ये आपके इनकी लाइफ या इनकी कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक इनकी मेंटेन रहती हैं। तो ये एक अलग मेथड है जिसके थ्रू आप किसी भी सिस्टम से हीट को आप हीट कैरीड अवे आप जो आपकी है उसको आप कूलिंग कर सकते हो, उसको आप रिमूव कर सकते हो। सिंपल फॉर्मूले की बात करते हैं तो फॉर्मूला आपका है Q इज इक्वल टू एम एस टी नॉट माइनस टी आई टी, जहाँ पर आपका Q इज इक्वल टू जो आपका हीट सप्लाइड है या हीट एक्सट्रैक्टेड है, M इज इक्वल टू मास ऑफ कूलिंग वाटर बीइंग सर्कुलेटेड, कितने अमाउंट ऑफ मास ऑफ वाटर आपने सर्कुलेट किया हुआ है, कितना वाटर ने प्रोवाइड किया था, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इफ द अमाउंट ऑफ वाटर सर्कुलेटेड इज इंक्रीजेज देन द हीट एक्सट्रैक्शन Q इज आल्सो इंक्रीजेज। तो अगर हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट को एक्सट्रैक्ट करना होगा तो ज़्यादा मास सप्लाई करना होगा, तो यहाँ पर मास एक प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल on removing the on extracting the heat from any substance. And again the next substance is specific heat of water, वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी है। जस्ट बिकॉज ऑफ डैट अगर हम कोई कंटेंट यूज़ करते हैं जो अगर वाटर की जगह कोई अदर कंटेंट यूज़ करते हैं जिसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है तो वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। तो अगर यहाँ पर एस कंटेंट की जो हम बात करते हैं, एस इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। फर्दर टी एंड टी आई, टी नॉट एट द आउटलेट टेम्परेचर, जो वाटर आपका बाहर निकल रहा है आफ्टर बर्निंग जिसको TW2 हम कह रहे हैं वो टी और टी नॉट है। और अगर हम बात करते हैं टी आई इज द इनलेट टेम्परेचर। सो the final amount of, if we have to measure then how much amount of heat is extracted from any substance, then Q is that amount of heat can be measured with the help of formula like Q is equal to ms T naught minus Ti. So I think it is sufficient, and in my next class till now I have explained different types of testing method, different types of performance measuring methods, and different things about the IC engine. In my next class I will explain you one more thing of one more measuring method, blow by measurement method. After that I will explain you the different types of numerical which will occurs in testing and performance method, by which you can measure the performance of any engine, performance of any substance, and what are the different methods of measuring yet or you can say the testing of any engine. तो अब हम अगर अभी आपका नियर अबाउट टॉपिक आपका ये फर्स्ट मॉड्यूल की अगर हम बात करते हैं तो आपका कंप्लीट आपका है कि किसी भी इंजन के आपका एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स क्या होती हैं, वो आपके उसके कौन कौन से उसके कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, एजम्पशंस आपके होते हैं, वो आपके एक्चुअल साइकिल से कैसे डिफर करती हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ लॉसेस कौन कौन से होते हैं आपके, उनको मेजरमेंट करने के मेथड कौन से हैं, कौन से कैसे आप परफॉर्मेंस मेजर करते हो, आपके जो फ्यूल्स यूज़ कर रहे हो वो आपके कौन से हैं, फ्यूल्स की क्वालिटीज़ क्या होती हैं, रेटिंग ऑफ फ्यूल्स क्या होती हैं। टिल नाउ आपको हम ये सब चीज़ें एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब आपको कुछ इससे बेस पर आपका टेस्टिंग एंड परफॉर्मेंस बेस आपको कुछ मेकर्स हमें कराने हैं। इन नेक्स्ट क्लास आई विल एक्सप्लेन यू ऑल दिस मेकर्स। ओके, थैंक यू सो मच। One more thing, I think it is okay. Thank you.